So, hello everyone. In this lecture, we start from where we have stopped in the last lecture. So, we were discussing the anti-tumor antibiotics. So, let's see anti-tumor antibiotics. In this case, it is anthracyclines. What they do, that mechanism of action of these drugs is स्टिल अननोन. मतलब इनका जो मेकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक ठीक से पता नहीं है, लेकिन इनके बहुत सारे सेवरल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और स्पेसिफिक जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक अनक्लियर है. तो अब नेक्स्ट जो है वो देखो, जो एंजाइम है टोपोआइसोमरेज सेकेंड, जो कि अनवाइंडिंग या फिर अनकॉइलिंग का काम करता है, उसके ऊपर एक्ट करने वाले जो भी एंजाइम्स रहेंगे वो यहाँ पे फंक्शन करेंगे. तो पहले देखो, टोपोआइसोमरेज सेकेंड का फंक्शन क्या है. ये क्या करता है कि सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करता है. इट रिलैक्सेस दी सुपर कॉइल्स रिलैक्स होंगे तभी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कैसे करता है. सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स कैसे करता है, दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उनको वो उस स्ट्रैंड्स को ब्रेक करता है. उनको ब्रेक करके फिर बाद में उसको रीअटैच किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर. तो टोपोआइसोमरेज सेकेंड इनहिबिटर्स यहाँ पे काम करेंगे. तो टोपोआइसोमरेज सेकेंड इनहिबिटर्स कहाँ करेंगे, तो डीएनए को रिलैक्स नहीं होने देंगे. डीएनए अगर रिलैक्स नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा. देन रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए का जो होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद ऑब्वियसली रेप्लिकेशन नहीं होगा. ओके, डीएनए ब्रोक हो जाएगा और रेप्लिकेशन नहीं होगा. टोपोआइसोमरेज सेकेंड इनहिबिटर्स बोला जाएगा ऐसे ड्रग्स को. अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड कर देंगे टोपोआइसोमरेज सेकेंड को. टोपोआइसोमरेज सेकेंड को बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये एंटीबायोटिक यहाँ पे बाइंड किया और फिर बाद में इंटरकैलिट उनको मतलब जो है उनकी जो बेस पेयरिंग है वो प्रिवेंट कर देगा, उसको मतलब फिक्स करके रखेगा और आगे रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म नहीं करने देगा. देन नेक्स्ट कहाँ पे ऐड करेंगे. अच्छा, जो यहाँ पे देखो रॉस प्रोटीन जो है, रॉस प्रोटीन क्या करता है, सेल अपोप्टोसिस में काम करता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कौन से प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, रॉस प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे. रॉस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल अपोप्टोसिस. जितना ज़्यादा सेल अपोप्टोसिस होगा, जितने ज़्यादा रॉस प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा सेल अपोप्टोसिस होगा. देखो एंथ्रासाइक्लिन्स देखो कौन से डॉक्सोरिबिसिन, डैन्यूरोबिसिन. ओके, ये दो एंथ्रासाइक्लिन्स है. अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला था, जैसे कि हाँ जो भी हमने मतलब पीपीटी में डिस्कस किया है वही सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेंगे. अब टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स. टोपोआइसोमरेसेस आर एसेंशियल एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन और रेगुलेटिंग दी टोपोलॉजी ऑफ द डीएनए हेलिक्स. तो डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर अगर मेंटेन करना है तो टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टोपोआइसोमरेज के भी दो टाइप है. कौन से, तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड. तो ये दोनों फंक्शन करते हैं. और डीएनए का जो हेलिक्स है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट का फंक्शन है कि वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को एक साइड से क्लीव करेगा. ठीक है, डीएनए के एक स्ट्रैंड को क्लीव करेगा. क्लीव करने के बाद उसको रिलैक्स करेगा, उसकी सुपर कॉइलिंग रिलैक्स करेगा रेप्लिकेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन. ओके, अब देखो यहाँ पे देखो ये यूजुअली जो डीएनए, तो ये कैसे है, सुपर कॉइल्ड है. अब यहाँ पे क्या इसने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद यहाँ पे टोपोआइसोमरेज फर्स्ट ने बाइंड किया. बाइंड करने के बाद एक डीएनए को इसने कट किया. ओके, यहाँ से कट किया इसने. कट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होगा, इजीली फॉर्म हो सकता है इसने, क्योंकि यहाँ पे क्लीव किया है डीएनए को, इस वजह से यहाँ पे कॉइलिंग कम हो जाएगी, ये कॉइलिंग लेस कर देगा. जबकि टोपोआइसोमरेज सेकेंड क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को रिलैक्स करेगा बाद में. ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को रिलैक्स करेगा और उनकी जो सुपर कॉइलिंग है वो कम्प्लीटली रिलैक्स कौन करेगा, तो टोपोआइसोमरेज सेकेंड. टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या करेगा, सिर्फ डीएनए को एक साइड से कट करेगा. टोपोआइसोमरेज सेकेंड दोनों साइड से कट करके उसको कम्प्लीटली रिलैक्स कर देगा.
तो टोपोआइसोमरेस फर्स्ट इनहिबिटर्स क्या करेंगे, देखो कैम्प्यूटिव-थेसिन क्या करेगा, ये टोपोआइसोमरेस फर्स्ट को बाइंड कर देगा और उसका फंक्शनिंग बंद कर देगा। टोपोआइसोमरेस फर्स्ट का फंक्शनिंग बंद होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ पे टारगेट साइट्स कौन से देखो, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन से टारगेट साइट्स है, जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है, जो कि है टोपोआइसोमरेस इनहिबिटर्स यहाँ पे। तो टोपोआइसोमरेस फर्स्ट और टोपोआइसोमरेस सेकेंड, ये जो है ये दोनों इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। टोपोआइसोमरेस सेकेंड इनहिबिटर कौन सा है, तो उसका एग्जांपल है इटोपोसाइड क्या करेगा, यहाँ पे इसको टोपोआइसोमरेस सेकेंड का फंक्शनिंग स्टॉप कर देगा। अब देख रहे हो जैसे कि कैंसर के जितने भी ड्रग्स है वो अलग अलग जगह पे एक्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक देखो यहाँ पे एंटी माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो भी हमने मतलब पीपीटी में डिस्कस किया था वो सारे हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको कंटिन्यूसली, अगर एक बार नहीं समझा तो बार बार देखो तो इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो ये ऑलरेडी अगर एंटी फंगल ड्रग समझा है ठीक से तो ये इजीली समझेगा, बिकॉज यहाँ पे मैकेनिज्म जो फंक्शन ऑफ वर्किंग है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ क्लोजली रिलेटेड विद ग्रासियोफुल्विन से रिलेटेड है। अब देखो एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट कौन से विनका अल्कोलॉइड्स है, टैक्सेंस है। विनका अल्कोलॉइड्स ऐसे मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी MCQs आ सकते हैं। व्हाट इज़ विनका अल्कोलॉइड, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विनका अल्कोलॉइड। तो ये क्या करेगा, तो यूजुअली जो एम फेज़ है, एम फेज़ के अंदर ये एक्ट करेगा, ठीक है। एम फेज़ के अंदर जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं ट्यूबुलिन्स फॉर्म करने में। ट्यूबुलिन से क्या बनता है, ट्यूबुलिन की चेन से छोटी छोटी चेन अगर वो ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे एम फेज़ में क्या होता है, प्रो फेज़ में फर्स्टली क्या होंगे, ये जो सेंट्रियोमर्स है वो सेंट्रियोमर्स अपोजिट पोल में जाएंगे। अब यहाँ पे एम फेज़ में क्या होगा कि सब एक जगह पे आएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन में है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने का काम करते हैं। लेकिन ट्यूबुलिन का जो स्ट्रक्चर रहता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे तभी एनाफेज होगा कंप्लीट। लेकिन जो यहाँ पे जो भी एम फेज़ में मतलब क्या होगा, ये ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगी। माइक्रोट्यूब्यूल को वेनका अल्कोलॉइड्स, यहाँ पे देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली। चेन रहती है ना, जैसे कोई चेन रहती है, ट्यूबुलिन की भी वैसे चेन रहती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, वो चेन बनाने में हेल्प करते, वो चेन बनाते। तो जैसे कि अगर कोई चेन को अगर है ना ब्रेक करते गए तो क्या होता, तो उसी सेम वे में ट्यूबुलिन की चेन ही नहीं बनेगी जिससे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म नहीं होंगे। और ये विनका अल्कोलॉइड्स क्या करेंगे, इनका फंक्शनिंग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। देखो माइक्रोट्यूब्यूल बनने ही नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनेंगे, मतलब स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल को ये इनकी असेंबली तोड़ देंगे, जिससे वो जो सेल है उसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी इन दी एम फेज़ में ही वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब फिर उसके बाद वो एनाफेज में नहीं जाएगा, टीलोफेज में नहीं जाएगा। टीलोफेज के बाद उसके दो जो इक्वल हाफ में है, मतलब दो सेल नहीं बनेंगे, एक सेल के दो सेल नहीं बनेंगे। मतलब कैंसर सेल अगर ऐसे होगा तो ये यहीं पे स्प्रेड होना स्टॉप हो जाएगा। तो ये है मेन बेसिक आइडिया ये एंटी ड्रग जो भी एंटी कैंसर ड्रग्स है वो बनाने का। सो यहाँ पे देखा होगा कि ऑलमोस्ट अलग अलग जगह पे फंक्शन करते हैं। तो